वो आपके सभी प्रकार के लाभ और हानि को नियंत्रित करती है। जो दशमांश कुंडली है वो सभी प्रकार के लाभ और हानि को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी कि आप जीवन में कितना प्रॉफिट ले पाएंगे और कितना लॉस लेंगे। दशमांश कुंडली का कौन सा भाव गुरुजी? दशमांश कुंडली का सबसे पहले तो लग्न ही देखेंगे आप। अगर दशमांश कुंडली के लग्न में कोई भी ग्रह नीच के होकर बैठे तो आप मान के चलिए उसका जो व्यवसायिक या जो प्रोफेशन का जो पथ है वो बड़ा अप डाउन रहेगा। या दशमांश कुंडली का लग्नेश जो है अगर वो भी कहीं नीच का हो जाए तो क्या करेगा, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यानी दो तरह के देखिए, किसी भी चीज को देखने के लिए हम भाव और भावेश को देखते हैं। भाव में अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हो और भावेश भी नीच का हो जाए तो उसके लिए प्रोफेशन को लेकर के काफी समस्याएं उसकी लाइफ में बनी रहे। ठीक है, अब मान लीजिए उसमें भाव में, अब मान लीजिए किसी दशमांश कुंडली के लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा है तो नीच का ग्रह बैठा वो उसके लिए समस्या क्रिएट करवाए। और अगर वो नीच का ग्रह कहीं छठे, आठवें, 12वें वाला प्लेनेट हो गया तब तो थोड़ी ज्यादा समस्या वहां पे क्रिएट करवा सकता है। अब मान लीजिए भाव के साथ भावेश भी कहीं नीच का हो गया, अब वो समस्या और बढ़ सकती है। तो यानी जो दशमांश कुंडली का लग्न भाव होता है वो आपके लाभ और हानि को नियंत्रित करता है। इसीलिए दशमांश कुंडली का जो लग्न भाव है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब होना है नहीं चाहिए वो तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मिला है और आपको कुंडली अगर देख के बताना है तो आप यहाँ से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये उसकी डेस्टिनी होगी, मतलब उसके भाग्य में ही ऐसा है कि उसकी जो व्यवसायिक पथ है, व्यवसायिक का मतलब केवल व्यवसाय बिजनेस से नहीं है, मतलब चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो जॉब करे, दोनों के लिए वहां पर मतलब है कि दशमांश कुंडली का जो लग्न भाव अगर कहीं खराब होता है तो हर प्रकार के कर्मों में उसको नुकसान होता है। अब गुरु जी मान लीजिए कि दशमांश कुंडली में कोई भी नीच का ग्रह नहीं बैठा या दशमांश का लग्नेश भी नीच का नहीं है, लेकिन अगर दशमांश कुंडली के लग्न में अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, और अशुभ क्रूर ग्रह कौन से है? सूर्य है, राहु है, मंगल है, स्वामी है, केतु है और शनि है ना। ये सब क्या है? ये क्रूर ग्रह हो गए। और ये क्रूर ग्रह कहीं 6, 8, 12 के लॉर्ड भी बन गए और वो अगर वहां पर बैठते हैं तो फिर से अगेन समस्या क्रिएट करेंगे। जी और जी, लेकिन अगर उसके साथ साथ मान लीजिए कि कोई शुभ ग्रह वहां पर बैठ रहे हो या शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो तो उसका जो प्रोफेशन का जो पाथ होगा वो थोड़ा अच्छा चलेगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दशमांश कुंडली के लग्नेश जरूर देखिए कहां पर बैठे हुए हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में दशमांश कुंडली के लग्नेश बैठते हैं तो उसके व्यवसायिक पथ में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी। वो मतलब कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, कहीं पर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है वो। ठीक है, समझ में बात नहीं? जी गुरु जी। अब जी गुरु जी, इसके साथ साथ वहां पर क्रूर ग्रहों का देख लीजिए। दशमांश कुंडली का लग्नेश पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि उसका जो मतलब जो प्रोफेशन का पाथ है वो अच्छा चलेगा। अप डाउन में तो दिक्कत करेगा ही करेगा, बाकी दशाएं तो अपनी जगह करती है, रोल प्ले करती है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि जितना ही अच्छा होगा उतना अच्छा रहेगा। और मान लीजिए कि दशमांश कुंडली का लग्नेश खराब है और दशमांश कुंडली का दशमेश भी खराब है, तो वही दशमांश कुंडली का लग्नेश क्या करेगा? जब अपनी उसकी दशा आएगी तो उस वक्त उसको व्यवसायिक पथ में पीड़ा पहुंचाएगा, उसमें कोई ना कोई उसको दिक्कत देगा। लेकिन अगर अच्छा बन के बैठा हुआ, दशमांश कुंडली का लग्नेश अच्छा होकर बैठा हुआ है, दशमेश भी अच्छा होकर बैठा हुआ है, दशमांश कुंडली के लग्न और दशम भाव पर शुभ ग्रह, कुंडली के अनुसार भी शुभ ग्रह और नैसर्गिक शुभ ग्रह दोनों की ही दृष्टि है या किसी प्रकार से योग बने हुए हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर वही दशा उसके लिए अच्छी हो जाएगी। वही दशा मतलब दशमांश कुंडली के लग्न की दशा अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी तरह से खराब होके मतलब दशमांश का लग्नेश और दशमेश की खराब स्थिति, तो वही दशमांश के लग्नेश की दशा उसके लिए नुकसान भी कर सकती
ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि जो कुंडली में हम लोग कह रहे हैं कि कोई उसके मतलब कि प्रोफेशन में राइजिंग का टाइम है, वही उसको गिरा भी सकता है। जी बिल्कुल गुरुजी। गिरा भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि कुंडली किस प्रकार की है या किस प्रकार की नहीं। ठीक है, अब यहां पर ये बात देखें कि जो आपका व्यवसाय की वृद्धि है दशम भाव से, जो दशमांश कुंडली का जो दशम भाव है, अगर वो शुभ है, शुभ मतलब उसमें जन्म कुंडली के शुभ ग्रह आके बैठे हुए हैं और उनके शुभ ग्रहों की दृष्टि है, दशमेश अच्छे होकर के बैठे हुए हैं, दशमेश अच्छे होकर बैठे हुए हैं, तो वहां पर इतनी फिर समस्याएं नहीं देखी जाएंगी, वहां पर इतनी समस्याएं नहीं देखी जाएंगी। ठीक है, तो उसके यानी कि उसको अपने व्यावसायिक पथ में प्रॉफिट मिलेगा, व्यावसायिक पथ में उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? जी गुरुजी। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, इसमें आप नक्षत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। नक्षत्र का प्रयोग कैसे करेंगे यहाँ पर, तो मेनली ना मतलब इस प्रकार की बात बताने के लिए 3 प्रकार के नक्षत्रों का प्रयोग बताया गया है। 3 प्रकार के नक्षत्रों का प्रयोग बताया गया है, और 3 प्रकार के नक्षत्रों में कौन सा नक्षत्र आप नोट कर लेंगे। एक होता उग्र नक्षत्र, उग्र या क्रूर नक्षत्र, तीनों पूर्वा यानी पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, हरणी और मघा, ये 5 नक्षत्र जो है उग्र नक्षत्र है। ये 5 नक्षत्र क्या उग्र नक्षत्र, तीनों तीनों पूर्वा यानी पूर्वा पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, 3 हो गई, और चौथी हो गई भरणी और 5वीं हो गई मघा। पांचवी कौन सी होगी? 5वीं मघा नक्षत्र, मघा। ठीक है गुरु। ठीक है जी। पूर्वा फाल्गुनी हो गई, पूर्वाषाढ़ा हो गई, पूर्वा भाद्रपद हो गई और भरणी और मघा, ये क्या है, ये उग्र नक्षत्र में आते हैं। इसमें आते हैं ये उग्र नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी हो गई, पूर्वाषाढ़ा हो गई, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद ना, पूर्वा भाद्रपद ये हो गया। और कौन सी हो गई, भरणी नक्षत्र, इसके साथ भरणी और मघा नक्षत्र। ये जो नक्षत्र आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो गई यहाँ पर, मृदु नक्षत्र, मृदु मतलब सौम्य। मृगशिरा है, चित्रा है, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। और तीसरी आती तीक्ष्ण नक्षत्र, इसको दारुण नक्षत्र भी कहते हैं। तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र में लीजिए मूला, ज्येष्ठा, आद्रा और अश्लेषा। मूला, ज्येष्ठा, आद्रा और अश्लेषा। उग्र नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, तीनों पूर्वा हो गई, और हरणी और मघा 5 नक्षत्र इसके अंदर है। बाकी मृदु नक्षत्र में और तीक्ष्ण नक्षत्र में 4 आती हैं। मृदु नक्षत्र में मृगशिरा, अनुराधा है, चित्रा और रेवती है, और तीक्ष्ण नक्षत्र में भी 4 है, मूला है, ज्येष्ठा है, आद्रा है और जो है अश्लेष है। लेकिन गुरु जो बाकी के नक्षत्र बच के वो किसी कैटेगरी में नहीं है, जो बता रहे हैं उसमें नहीं है। बाकी तो बहुत सारी, चर है, स्थिर है, क्षिप्र है और बहुत सारी है ना, मिश्र है, इन सब में भी आती है। उन सबका काम अलग अलग होता है। जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए पहले बात बता रहे। फिर अधोमुख है, ऊर्ध्वमुख है, फिर यंगमुख है, कई सारी है। ये जो पढ़ाना है वो तो इसी से मतलब होगा जी। इतना नोट कर लिया सबने ना नक्षत्र के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ना, मान लीजिए जन्म कुंडली का नहीं, सॉरी, दशमांश कुंडली का लग्नेश अगर किसी तरह से खराब है,
मतलब छठे 8वें 12वें में चला गया, नीच का हो गया, या शत्रु राशि में आ गया, और साथ में दशम भाव में भी खराब ग्रह बैठे हैं, तो आप ना ग्रहों को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं नक्षत्र के हिसाब से। ये उसमें 3 नक्षत्रों को बताया गया है वैदिक नक्षत्र ज्योतिष में, जो हमारे पास किताब है वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, उसमें ये बताया गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर जैसे नाम से आपके सामने क्लियर है कि उग्र नक्षत्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में अगर वो ग्रह बैठा हुआ है, उग्र नक्षत्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में वो ग्रह बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना कि वह ग्रह ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। अगर मृदु नक्षत्र में बैठा है तो मृदु मतलब सौम्य, तो इतना कष्टकारी नहीं हो। ये काम आप दशाओं में भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपके ऊपर जिसकी दशा चल रही है, अगर कहीं वो उग्र नक्षत्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में आया और वो दशा आपके ऊपर खराब है, छठे 8वें 12वें की दशा है, या नीच के ग्रहों की दशा है, या छठे 8वें 12वें भाव में बैठे ग्रहों की दशा है, मतलब किसी तरह से आपको खराब समझ में आ रहा है, और साथ में अगर उसने उग्र नक्षत्र और क्या नाम है तीक्ष्ण नक्षत्र, तारू नक्षत्र जिसको कह रहे हैं, उनमें भी वो ग्रह बैठा हुआ है, तो आप समझिए कि वो ज्यादा कष्टकारी हो जाए। और अगर ऐसे ही वो मतलब खराब ग्रहों की दशा है, और अगर जो है यहाँ पर सौम्य नक्षत्र में बैठा तो इतना नुकसान नहीं करे। तो आप देखते कभी कभी 8वें भाव में प्लेनेट की दशा चल रही है, किसी को ज्यादा नुकसान करती है, किसी को कम नुकसान करती है, तो उसकी और भी स्थितियां हैं, उसकी और भी स्थितियां हैं। ग्रहों की स्थिति क्या है नवमास कुंडली में देखेंगे आप लोग, उसको नवमास कुंडली में देखेंगे या आगे देखेंगे, बता रखा है ना कैसे ग्रहों को देखना है, बता रखा है नहीं बता रखा जी। हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो जी गुरु जी आ रही है जी, बता रखा है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा था गुरु जी माइक खोलने वाला। क्या थोड़ा दिक्कत हो रहा है गुरु जी माइक खोलने के में। ये माइक खोलने का ऑप्शन नहीं आ रहा था गुरु जी नीचे इसमें। हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आ रही है गुरु जी, आ रही है। हम ये बोले थे गुरु जी आवाज आ रही है, आपका फोटो नहीं दिख रहा है। आप नहीं दिख रहे हैं सर। फोटो ये सामने दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे हो। ये स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन बदल गया है में आ रहा ना, ये नहीं दिखाई दे रहा था। अभी शेयरिंग कर रहे हैं, समझ सकता हूँ जी गुरु जी का फोटो तो दिखाई दे रहा है ना सर? नहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन बदल गया है। नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है ना, मुझे तो दिखाई दे रहा है ऊपर में। आपको दिखाई दे रहा, हमारे को नहीं हम दिखाई लोग को नहीं आपको दिखाई दे स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है हमको, स्क्रीन भी दिख रहा है गुरु जी दिखाई नहीं दे रहे। वे तीनों प्रकार के नक्षत्र नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको फिर? नहीं सब दिखाई दे रहा है। स्क्रीन मेरे को तो दोनों दिख रहे हैं, दिखाई बोर्ड दे भी रहा दिख रहा है, गुरु जी भी दिख रहे हैं। हाँ गुरु जी भी दिख रहे हैं, गणेश जी भी दिख रहे हैं ना। हाँ, बोर्ड भी दिख रहा था अभी गुरु जी ने बोर्ड पर अभी किया है। दिखे, हाँ अभी दिखे। गुरु जी हाँ, तो हमने यह बता रखा है कि कोई भी ग्रह कैसे देखना है, वो तो हमने शायद बता रखा है ना, आप लोगों को नहीं बता रखा? जी ये बता रखा है गुरु जी। ग्रहों को देखिए, ग्रहों के हिसाब से फिर उसको नवमास कुंडली में चेक करिए। नवमास कुंडली के अनुसार जो है फिर जो है उच्च नीच देख लीजिए, शत्रु राशि देख लीजिए, नवमास में स्थिति देख लीजिए, छठे 8वें 12वें में देख लीजिए, उसका षडबल देख लीजिए, षडबल में क्या स्थिति, भाव मध्य के पास है कि भाव शून्य के पास है। तो ये सब सारे 8-9 कैरेक्टर मैंने लिखवाए हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद ग्रहों की अवस्था देख लीजिए, वृद्धावस्था है कि कैसी अवस्था है, मतलब कि यौनावस्था है कि वृद्धावस्था है, ये सब देख लीजिए। बट हम एक बार फिर से बोल देते अगर दिमाग से उतर गया आप लोगों को कि क्या क्या हमें देखना है। किसी भी ग्रह की शुद्धता और अशुद्धता देखने के लिए सबसे पहले आप ग्रहों का षडबल देखिए। षडबल हमने बता रखा, किस ग्रह का कितना षडबल होता है वो बता रखा है ना हमने। जी गुरु जी। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। मान लीजिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ग्रहों का षडबल जैसे हमने बताया वैसे नहीं आता है, तो उसमें उनका ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर। तो मतलब कोई ग्रह षडबल में मजबूत है तो वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर है, चौथे नंबर पे। जी जी जी। तो 4 नंबर से ऊपर ही रहे, मतलब पहले दूसरे तीसरे पे रहे तो ठीक है। एक तो पहले देखते ग्रह किस राशि में गया है। अब शुभ ग्रह है तो अगर ग्रह अपनी उच्च राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी स्व राशि में है, अपनी मित्र राशि में है, या शुभ ग्रह की राशि में, तो ये ग्रह अच्छा हो गया। इनमें से कोई भी हो, उच्च का हो जाए, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाए, या अपनी स्व राशि में आ जाए, या अपनी मित्र राशि में आ जाए, या शुभ ग्रह की राशि में आ जाए,
ठीक है। और शुभता का क्रम इनका क्या होगा, सबसे पहले आप अपनी उच्च राशि में देखें, दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, मूल त्रिकोण राशि में, जी तीसरे जी नंबर पे एक हम एक स्क्रीन शेयर करते हैं तुझे, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। जी सर। इसको अकॉर्डिंग इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करने हैं तो कर दे, इसको ओपन हो जाएंगे। तो हाँ, तब तक आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या क्वेश्चन था आपका। देखिए ये चीज दिख गई ना आप लोग, इसके देखिए सब लोग। हाँ गुरुजी जी गुरु जी, जी गुरुजी दिख रही है। तो किसी भी ग्रह की शुभता में शुभता देखने की विधि यही है, पहले ग्रह का आप षटबल देखिए, वह ग्रह बल के अनुसार कम से कम चौथे नंबर तक हो, कम से कम, मतलब। और बाकी दूसरा तरीका मैंने बता रखा, आप जिसके सॉफ्टवेयर में वो नंबर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नंबर नहीं आता है तो फिर तो उसमें आप ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर देख लीजिए कि वो किस ऑर्डर पर है। जैसे क्या बताया कि सूर्य का मिनिमम षटबल कितना होना चाहिए, 390। अगर उससे भी नीचे, अगर उससे नीचे है तो बेकार हो गया, बेकार मतलब कमजोर हो गया। दूसरा क्या, चंद्रमा का 360 कला होनी चाहिए, मंगल की 300 कला होनी चाहिए, बुध की 420 होनी चाहिए, गुरु की कितनी 390 और शुक्र की 330 और शनि की 300। ये क्या है, ये मिनिमम कलाएं मैंने बताई थी, तो इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे कला नहीं होनी चाहिए, ये बताया था ना। जी गुरु जी। तो वो देख ले, अगर मान लीजिए किसी के सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है तो ये इसके हिसाब से देख ले कि वो किस ऑर्डर में अरेंज हो। अब ग्रह किस राशि में गया दूसरे नंबर पे देखना होता है। अगर वो शुभ माल्य में गया है, शुभ वाले में, तो शुभ में क्या होगा, अगर शुभ में पहले नंबर पे लिखा अपनी उच्च राशि में, पहले नंबर पे क्या लिखा हमने, अपनी उच्च राशि में गया है, अपनी उच्च राशि में गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हमने, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गया, देखिए। तीसरे नंबर में क्या लिखा, स्वराशि में गया हो, स्वराशि में। चौथा अपनी मित्र राशि में गया हो। पांचवा है शुभ ग्रह की राशि, शुभ ग्रह की राशि। बट यहाँ पता चला शुभ ग्रह की राशि में जाके अगर वो नीच का हो रहा है तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो थोड़ा सोच समझ के देखेगा। अब शुभ ग्रह की राशि है लेकिन पता चला उसकी शत्रु राशि है, तो खराब बात है, ठीक है। तो इनमें शुभता का क्रम क्या होगा, देखिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट को दी गई है, यानी कि वो अपनी उच्च राशि। दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसको दी गई है, मूल त्रिकोण राशि। तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसको दी गई है, अपनी स्व राशि। चौथे नंबर की प्रायोरिटी दी गई अपनी मित्र राशि में, और पांचवें नंबर सबसे कम प्रायोरिटी जो दी गई वो शुभ ग्रह की राशि में। लेकिन शुभ ग्रह की राशि में आपको बस केवल शुभ ग्रह नहीं देखना है, अगर शत्रु हो जाएगा, नीच का हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर ये ग्रह है, और यहाँ पे जो पहले नंबर में बताया कि ग्रह का षटबल भी अच्छा है और ग्रह अपने अच्छी इन स्थानों में बैठे हुए हैं, तो भाई ग्रह अच्छा हो रहा है। अभी और भी देखना है, अब अशुभ कब हो जाएगा, मान लीजिए कि वो यहाँ पर जो है षटबल में खराब हो गया हो, कमजोर हो गया हो, और साथ में अशुभ फल, अशुभ फल मतलब अपनी नीच राशि में गया हो, अपनी शत्रु राशि में गया हो, क्रूर या अशुभ ग्रह की राशि में गया हो। अब क्रूर और अशुभ ग्रह में भी देखने के लिए देख लीजिए, पता चला मंगल जो है क्रूर ग्रह शनि के घर में गया मकर में, लेकिन वहां तो उच्च के हो गए ना मंगल, वो सब देखना पड़ेगा। और इनमें अशुभता का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा अशुभ किसको माना गया है, नीच को। दूसरे नंबर पे अपनी शत्रु राशि में, तीसरे नंबर पे क्रूर ग्रह, ठीक है। ये दो चीज देखिए, अभी सारी बात बता रहे हैं। तीसरे नंबर देखिए, यदि ग्रह केंद्र या त्रिकोण में है तो शुभ फलदायी, लेकिन उसकी शुभता ऊपर के अनुसार ही निर्भर करेगी। अब पता चला कि वो नीच के होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तब क्या मानेंगे आप, अब तो शुभ फलदायी नहीं हुआ। अब पता चला ऊपर वाले के हिसाब से शुभ है, पहले पॉइंट से भी और दूसरे पॉइंट से भी शुभ है, और साथ में वो केंद्र त्रिकोण में भी आ गए, तब तो भाई बहुत अच्छे शुभ फल करने वाले हो जाएंगे। चौथा नंबर पे ग्रह यदि जन्म कुंडली के 6, 8वें, 12वें में है, और 6, 8वें, 12वें में, और अशुभ फलदायी हो जाएंगे। 6, 8वें, 12वें में तो अशुभ फलदायी हो जाएंगे ना। अब अशुभता का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा अशुभ कब होगा, जब वो 8वें भाव में। दूसरे नंबर पे अशुभ 12वें में, और तीसरे नंबर पे 6ठे पे दिया जाता है। क्यों, क्योंकि 6ठा भाव उपचय भाव भी है ना, और धन त्रिकोण भी है, इसीलिए 6ठे की अशुभता कम होती है। सबसे ज्यादा अशुभता किसकी मानी गई, 8वें में, ठीक है। उसके बाद यदि कुंडली में नियम 2 के अनुसार शुभ,
और नियम 4 के अनुसार अशुभ है, उस ग्रह की शुभता कम हो जाएगी। अब नियम 2 क्या था, ये वाला देखिए, अशुभ अशुभ। 4 वाला क्या था कि कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में है। हमने बोला मान लीजिए कि नियम 2 के अनुसार तो शुभ आ रहा है, लेकिन अगर वो 6ठे 8वें 12वें में बैठ गया तो अशुभ हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल भी आपको लास्ट क्लास में दिया था, एक की कुंडली है, उनके ना बृहस्पति जो है वो 8वें भाव में उच्च के होके बैठे हैं, गुरु, लेकिन चूंकि 8वें भाव में गुरु उच्च के होकर बैठे तो खराबी फल देंगे, जबकि यहाँ के अनुसार तो बहुत अच्छा फल दे रहे हैं वो। देखिए, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, यदि कुंडली में नियम 2 के अनुसार शुभ है और नियम 4 के अनुसार यानी 6ठे 8वें 12वें में चले गए तो उस ग्रह की शुभता कम हो जाएगी, ध्यान रखना है। अब यदि दूसरा, यदि कुंडली में नियम 2 के अनुसार अशुभ है और नियम 3 के अनुसार यानी केंद्र त्रिकोण में आ गए के अनुसार शुभ है तो कुंडली की अशुभता कम हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नियम 2 के अनुसार अशुभ का मतलब हो गया ग्रह नीच का है। पर चलात रहा था, का ठंडा लागत है पहले, ये कौन है? ठंडा भी लागत है तो पंखा चलात रहा था। सुजीत जी माइक बंद करो, सुजीत जी माइक बंद। कौन है भाई? ये बोला करिए तो भैया मेरा बंद है। इसका भी माइक। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे अशुभ फल की बात हो रही है। अब अशुभ ग्रह हो गए आपके नीच राशि में, शत्रु राशि में और इसमें, और पता चला वो केंद्र त्रिकोण में बैठे, तो अब वहां पर थोड़ी अशुभता कम करेंगे। और यहाँ पर के अनुसार नियम 2 के अनुसार अगर वो शुभ है लेकिन नियम 4 यानी 6ठे 8वें 12वें में आ जाए तो उनकी शुभता कम हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आई बात? ये समझ में आई बात भाई सबको? जी गुरु जी। जी गुरु जी। नियम 5 देखिए, अब किसी भी ग्रह पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह ग्रह की शुभता को बढ़ाती है। शुभ ग्रह का मतलब क्या है? जन्म कुंडली के अनुसार शुभ, जन्म कुंडली के अनुसार शुभ, यानी वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, 6ठे 12वें से दूर हो तो वो शुभ। तो शुभ ग्रह का मतलब जन्म कुंडली के अनुसार शुभ, तो वह ग्रह की शुभता को बढ़ाती है। और यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ग्रह की शुभता को कम करेगी या अशुभ ग्रह की अशुभता को बढ़ा देगी। अगर ग्रह ऊपर के नियमों के अनुसार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के अनुसार अशुभ है और अशुभ ग्रह की दृष्टि भी आ गई उस पर 6ठे 8वें 12वें के लॉर्ड के स्वामी, तब समझिए कि वो ग्रह और खराब हो गया है। ठीक है, शुभ ग्रह यदि शुभ भावों के स्वामी हो तो और अच्छा हो, तो बता चुके हैं। मान लीजिए शुभ ग्रह बृहस्पति है, शुक्र है, अच्छी चंद्रमा है, पक्ष बली चंद्रमा है, अच्छे बुध है, और वो कहीं अच्छे भाव के स्वामी भी है केंद्र त्रिकोण के, तो उनकी शुभता और हो जाएगी। लेकिन यदि वो अशुभ भाव के स्वामी हो तो उनकी शुभता में थोड़ी कमी आ जाती है, शुभ ग्रहों की भी शुभता में कमी आ जाएगी। अब अशुभ ग्रह यदि शुभ भावों के स्वामी हो तो उनकी अशुभता में कमी आएगी। ठीक है, कोई भी ग्रह अपनी नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ता है, जैसे शनि है तो वो क्रूर ही है, अर्थात अशुभ ग्रह यदि शुभ भावों के स्वामी है तो भी उस भाव का फल स्ट्रगल करने पर ही मिलेगा। ध्यान रखना ये बात। पता चला शनि जो है वो 10th और 11th के लॉर्ड हो गए या 9th और 10th के लॉर्ड हो गए, लेकिन है तो शनि, तो शनि ऐसे फल नहीं करेंगे। 9th 10th के लॉर्ड हो गए तो केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड होने के कारण शुभ है कि अशुभ है? बताइए। शुभ रहेंगे। शुभ रहेंगे, लेकिन है कौन? शनि। शनि बिना स्ट्रगल कराए फल ही नहीं देंगे। आप जितना शुभ रखिए शनि को, शुभ जी, समझ में आई बात नहीं आई? चाहे आप जितना भी शुभ रखिए, लेकिन क्या होना है वहां पर किसके अनुसार फल मिलना है? लक्षणों के अनुसार, हाँ, नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार। ग्रह के कभी भी जो है ना, ग्रह कभी भी क्या नहीं करते, कभी भी अपने नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिए। अब पता चला बृहस्पति है, बृहस्पति जो है केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन गए, तो बृहस्पति केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन गए तो क्या होगा? तब ये बहुत आसानी से फल दे देंगे जी, इतना स्ट्रगल नहीं कराएंगे, इतना ये स्ट्रगल नहीं कराएंगे। तो समझ में आया? जी गुरु जी, स्ट्रगल नहीं कराएंगे। लेकिन अगर वहीं पर क्या हो गया, शनि जो है शुभ भावों के स्वामी है और आप बोले कि शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं
और अपने 84 में उच्च शिखर होके बैठे हुए हैं, अब तो बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। और वो आदमी जो है कोई काम ही नहीं करना, उसको कोई फल नहीं मिलना। गुरु जी जी कोई भी ग्रह हानि या लाभ अपने क्षेत्र के अनुसार तो पहुंचाएंगे ना, अपने क्षेत्र में। हाँ, जैसे गुरु, संतान, धन, इस प्रकार से ज्ञान, इसके क्षेत्र में वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे या फायदा हाँ, पहुंचाएंगे? नहीं, वो अपने कारकत्व के अनुसार भी पहुंचाएंगे, और साथ में क्या, और साथ में जिस भाव के स्वामी बन के आए उस भाव से जुड़ा हुआ जी। कारकत्व के अनुसार भी देखा जाएगा, और जिस कुंडली में जिस भाव के स्वामी है उसके अनुसार भी फल देखा जाएगा। इसलिए दोनों को मिला करके ये बात कही जाती है, इसलिए दोनों को मिला करके ये बात कही जाएगी, ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है जी गुरु जी, ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर ऐसे नहीं लगा देना इसको। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जैसे गुरु जी और क्या है? योग कारक, जी क्या? जैसे गुरु जी योग कारक आपने वो बताए थे कि त्रिकोण के भी स्वामी हो और केंद्र के भी स्वामी हो। हाँ, उन्हीं को योग कारक कहेंगे, एकदम से केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है। अब मान लीजिए वो शनि हो गए, हाँ शनि हो गए। अब वो शनि, अब आप बोले कि हमारी तो योग कारक ग्रह की दशा आ गई तो फल मिलेगा, तो वो व्यक्ति को फल तभी देंगे जब वो स्ट्रगल करेगा। वही बात मैंने यहाँ देखिए लिखी है। हाँ गुरु जी, बिना कर्म के थोड़ी ना कुछ बनेगा। नहीं, बृहस्पति है तो वो आराम से दे देंगे, शुक्र है तो वो आराम से दे देंगे। लेकिन अगर शनि हो गए, मंगल हो गए, शनि तो स्पेशली, तो आप समझिए उस व्यक्ति को बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तभी फल मिलेगा, वरना नहीं मिलता। इसीलिए तो वृषभ लग्न की कुंडली हो गई, तुला लग्न की कुंडली हो गई, उनके कारक, उनके मतलब योग कारक ग्रह शनि होते हैं। और हमने बहुत सारे लोगों को देखा शनि बहुत अच्छे होके बैठे हुए हैं, लेकिन जो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर दशा चली जा रही, कुछ हो नहीं रहा उनका। लेकिन अगर वही जी तोड़ मेहनत करने लगे वो, तो उनको फल मिलने लगे। अब इसी को उल्टा कर लीजिए आप, बृहस्पति आ जाए, शुक्र आ जाए, तब इतनी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ लिखी। अशुभ ग्रह यदि शुभ भावों के स्वामी हो, अशुभ, ये तो कह लीजिए कोई भी ग्रह अपनी नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ता। अर्थात अशुभ ग्रह यदि शुभ भावों के स्वामी है तो भी उस भाव का फल स्ट्रगल करने पर ही देंगे। लेकिन यदि शुभ ग्रह शुभ भावों के स्वामी है तो उनका फल आसानी से मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आपने किसी की कुंडली देखी, भाई वृषभ लग्न की कुंडली है, तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि योग कारक हो गए, नहीं हुए? जी गुरु जी। कहां के लॉर्ड हो गए? 9वें और 10वें के वृषभ लग्न में। और आपने सीधा कह दिया कि भाई, और शनि वहां पर जो पहले मैंने नियम बताए, ये जो पहला नियम बताया, दूसरा नियम बताया, तीसरा नियम बताया, चौथा बताया और ये पांचवा बताया, इसके अनुसार से शुभ भी हो रहे हैं। आपने कहा आप तो बहुत बढ़िया, आपके ऊपर दशा आ रही है, अब आप लेने के लिए तैयार हो जाओ। वो चुपचाप जाके बैठ जाए गद्दी पर, तो व्यापार खोला और एक जगह आके बैठ गया, ना 10, 11, 12 बजे तक जा रहा है, 6 बजे तक चला आ रहा है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, 1 पैसे प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि शनि है। वो बोल रहे हैं सूर्य अस्त से पहले जाओ, सूर्य उदय से पहले जाओ, सूर्यास्त के बाद आओ, जितने वो मेहनत करो। हाँ गुरु जी, हमारे यहाँ पे कहा है छाया जाए छाया आए। इसीलिए कहा गया, शनि के लिए कहा गया। ठीक है, लेकिन भाई बृहस्पति और शुक्र हो जाए, वो आसानी से फल करने लगे, ये ध्यान रखना है। उसके अनुसार फिर ये हो गया। फिर छठा नंबर देखना है, ग्रहों की डिग्री के अनुसार ग्रह बल देखना है। कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, ये दे देंगे हम आपको। ठीक है, अभी नोट्स में नहीं है तो दे देंगे, कब कितने डिग्री पर कौन सा अवस्था आती है ना, कितने डिग्री पर कौन सी अवस्था आती है, ये दे देंगे। अभी तो नहीं होगा, दे देंगे, मिल जाएगा। नवाज कुंडली में अब आइए। उसके बाद 7वें नंबर में देखेंगे, नवाज कुंडली में ग्रह यदि उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि या मित्र राशि में है, तो ग्रह की शुभता बढ़ जाती है और अशुभता कम हो जाती है। ये भी ध्यान देना है, नवमास कुंडली में भी देखना है।
गुरुजी। यदि जन्म कुंडली में, एक मिनट रुकिए, यदि जन्म कुंडली में ग्रह नीच का हो और नवांश में स्वराशि या उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में आ जाए तो उसकी अशुभता कम हो जाती है और अपनी महादशा और अंतरदशा में ज्यादा अशुभ फल नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी जी, ठीक, ये बात। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हम वही कह रहे थे गुरुजी कि अगर मान लीजिए कि जन्म कुंडली में अशुभ है और नवांश कुंडली में अच्छे ग्रह घर के स्वामी जैसे चंद्र त्रिकोण में हो गए तो वो अशुभता कम कर देंगे। कम कर देंगे, कम कर देंगे, अच्छे फल देंगे। ठीक है, जी ठीक है, ये भी ध्यान रखना ये वाला। यदि जन्म कुंडली में ग्रह नीच का हो और नवमास में उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि या हो जाए तो उसकी अशुभता कम हो जाती है और अपनी महादशा या अंतरदशा, एमडी का मतलब महादशा, एडी का मतलब अंतरदशा में ज्यादा शुभ फल नहीं देगा। ठीक, अगला नियम, जन्म कुंडली के ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग, अभी पढ़ाना भिन्नाष्टक, सर्वाष्टक भिन्नाष्टक पढ़ाना है, में कितने नंबर मिले। यदि 5 या ज्यादा मिले हैं तो उसकी शुभता बढ़ जाती है या अशुभता कम हो जाती है। अब पता चला कुंडली ग्रह के अनुसार बड़ा अच्छा है, लेकिन पता चला उसने अपने भिन्नाष्टक में 2 ही 3 नंबर दिए। टोटल 8 नंबर होते हैं, 8 में से अगर 5 या उससे ज्यादा नंबर है तब तो ग्रह ठीक है, लेकिन 5 या उससे कम नंबर है तो ग्रह ठीक नहीं है। ये 8वां रूल भी हो गया। 9वां, ये जन्म कुंडली में D1 चार्ट में जिस भाव में ग्रह बैठा है उस भाव में पड़ी राशि का स्वामी की क्या स्थिति, इसको डिस्पोजिटर कहते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह आपका मिथुन राशि में बैठा है, अब पता चला मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध नीच का हो गया तो ग्रह भी खराब हो गया, तो ग्रह भी खराब हो गया। डिस्पोजिटर की, यदि डिस्पोजिटर मजबूत है तो उस ग्रह की शुभता बढ़ जाती है या अशुभता कम हो जाती है। लेकिन अगर डिस्पोजिटर कहीं से कमजोर हो गया तो ग्रह की शुभता क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। फिर गुरुजी ये डिस्पोजिटर का तो है, ये रूल हर एक में देखेंगे या सिर्फ राहु केतु में देखेंगे? सब में, सारे प्लेनेट की बात हो रही है। देखिए हेडिंग क्या लगी ऊपर, ग्रह हाँ की सर। शुभता और अशुभता के नियम है। जी ठीक है, जी। 9वां रूल आइए, अवचलित कुंडली में यदि ग्रह अशुभ भाव में चले जाए तो वह ग्रह की शुभता को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कुंडली बनाई यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कोई कुंडली में सप्तम हाउस में कोई ग्रह बैठा और उसके आगे प्लस लग गया तो 8वें में आ गया ना, हाँ जी। उसकी शुभता कम हो जाएगी। अब पता चला 8वें में कोई ग्रह बैठा है और उसके आगे प्लस लग गया तब तो 9वें में जा रहा है तो इसकी अशुभता कम हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये रूल समझ में आया भाई सबको? आया गुरुजी। Yes. अब ऐसे 10वां रूल भी आपके सामने ही लिख देते हैं। चलिए 10वां रूल क्या है भाई? 10वां रूल क्या होगा? चलिए 10वां रूल, ग्रह यदि भाव मध्य, भाव मध्य किसको कहते हैं? भाव मध्य ये बताएं। यदि भाव मध्य, भाव मध्य जी गुरुजी, लगन की डिग्री, लग्न की डिग्री के समान हो तो भाव मध्य हो गया। जी, लगन की डिग्री, ग्रह यदि भाव मध्य के करीब यानी पास है तो वह ग्रह ज्यादा प्रभावशाली होगा। अब प्रभावशाली में अच्छा होगा कि बुरा होगा? अगर ऊपर वाले नियम के अनुसार अच्छे हैं तो अच्छा होगा और ऊपर वाले नियम के अनुसार बुरे हैं तो बुरा होगा। वह ग्रह ज्यादा प्रभावशाली होगा। और नई बात नहीं, नोट करके लिख लीजिएगा। यदि ऊपर के नियम के अनुसार ग्रह यदि शुभ है तो क्या होगा? तो शुभ फल ज्यादा करेंगे, शुभ फल में वृद्धि होगी। लेकिन
यदि ग्रह अशुभ हैं, ऊपर के नियम के अनुसार ग्रह अशुभ है, तो उस ग्रह के अशुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। ये नियम हो गया 10वां। अगला नियम आइए, सब लिख दे रहे आपके सामने है ना। अगला नियम और क्या देखेंगे, अगला नियम और क्या देखेंगे? भाव शून्य के पास हो। हाँ, भाव शून्य के पास, अब तो भाव मध्य का बोल दिया ना, जितने पास होंगे उतना अच्छा। जी ग्रह हाँ यदि कौन सा, कौन सी नक्षत्र बताइए? ग्रह यदि कौन सी उग्र नक्षत्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, ग्रह यदि उग्र या और तीक्ष्ण नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्र में हो। गुरु जी जन्म कुंडली के है ना ये? और जन्म कुंडली नक्षत्र में जी क्या नक्षत्र तो जन्म कुंडली में ही होते हैं। पता नहीं क्या सो रहे हैं, सोते सोते उठ गए। नहीं गुरु जी, उनका पूछना ये था, अगर दशमांश में नक्षत्र लग्न के कुंडली के हिसाब से देखेंगे या दशमांश के में कैसे पता चलेगा नक्षत्र? नक्षत्र तो वही रहेंगे। इतने दिन पढ़ते हो गया फिर भी दिक्कत है। ग्रह भाई दशमांश का लगने से ग्रह का नक्षत्र तो फिक्स होगा ना आपकी कुंडली में। वही उनका पूछना था। हाँ, इतने दिन तो पढ़ते हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ग्रह की नक्षत्र डिग्री ये सब तो फिक्स हो गया ना। यदि उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो कष्टकारी होते हैं। अब कष्टकारी होते हैं मतलब कष्टकारी का मतलब अगर वो खराब है, अगर ऊपर के नियम के अनुसार अशुभ है तो अशुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अशुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यदि सौम्य नक्षत्र में है, सौम्य नक्षत्र में है तो अशुभता कम हो जाएगी। अशुभता कम हो जाएगी। इसी प्रकार शुभ ग्रह की शुभता का भी आकलन कर लेना चाहिए। जी समझ में आई बात? जी गुरु जी, ये हो गया, ये 11वां नियम भी हो गया। अब क्या देखा जा सकता है? हमें लगता है इतना आदमी देख ले तो पूरा ग्रह ही बता दे कैसा हो जाए। अब ये सारे नियम आपको एक ग्रह के लिए लगाने होंगे जी। अब आप क्या करेंगे, वो ग्रह नोट करेंगे, ग्रह नोट कर लीजिए आप। मुझे 7वां 8वां नहीं लिख सके सर। क्या बोल रहे? नीचे कभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो नीचे कर दीजिए। लिखवाया ना 7 8 भी लिखवाया। ये ना नहीं गुरुजी, वो 7वां 8वां बोल रहे हैं नियम। वीडियो अपलोड होगा पुश करके स्क्रीनशॉट लेते चले। हाँ, ले लिया ना। अब देखिए, मान लीजिए कोई ग्रह है, आपने ग्रह लिया, उसका नाम मान लीजिए ले लिया, चलिए बृहस्पति लिया, तो नियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी और दिमाग में आएगा तो और लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे
नियम 1 के अनुसार अच्छे हैं कि बुरे हैं, चलिए अच्छे हैं तो ऐसे कर दिया। 2 के अनुसार अच्छे हैं, 3 के अनुसार बुरे हैं, 4 के अनुसार अच्छे हैं, 5 के अनुसार अच्छे हैं, 6 के साथ खराब है, 7 के साथ खराब है। ऐसे ऐसे कर करके अब आप डिसीजन पे पहुंचिए कि वह ग्रह कितना अच्छा है। समझ में आई बात? इसका परसेंटेज ज्यादा है जी। हाँ, ऐसे सारे ग्रहों का देखिए, तब आप ग्रह के बारे में सही डिसीजन ले पाए। जी ठीक है? ये समझ में हाँ आया? सर, सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी ये पता चल जाएगा, नहीं होगा तो भी। गुरु जी, पता चल जाएगा। सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं गुरु जी, सॉफ्टवेयर में देता है वो जो आप सॉफ्टवेयर में ये चीजें नहीं है। सॉफ्टवेयर में यह ग्रह इतना प्रतिशत अच्छा फल देगा। मैंने वो सब छोड़ दीजिए, वो सब की जरूरत नहीं है। वो इतने नियम नहीं लगाते, अच्छा उसके अनुसार नहीं चलना है। आपको जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट को आप लगाइए और ग्रह को नोट करिए और आप गुरु। खुद डिसीजन लीजिए कि वो अच्छा है कि बुरा। वो इतने नियम थोड़ा लगाएंगे। अब ये नियम क्या है, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतनी सारी कुंडलियों को देखा, ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तब हम ऐसे ग्रहों को देखते हैं। उसमें तो टाइम तो लगेगा ही ना, ये सब वही थोड़ा हवा हवाई बात चल रही है। ये गुरुजी के पर्सनल नोट्स हैं। हाँ, तो हम ऐसे ग्रहों को देखते हैं, ऐसे नहीं देखते कि बस अच्छा ये अच्छा है बुरा, ये तभी तभी तो टाइम लगता है हमको। आप ऐसे देखेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, मतलब आप डिसीजन लेने के लायक हो जाएंगे कि भाई वो ग्रह कैसा फल देने वाला है। आप बाकी तो नियम तो बहुत सारे और भी एक दो नियम मुझे इसके अंदर लिखने हैं, तो उसमें बताएंगे तब आगे। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं जी गुरु जी। जी गुरुजी। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे चीजों को समझना चाहिए, तब जाके आपको क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते। तो ये समझ में आ गया ना, इसको बंद कर दो। जी गुरु जी। अब ये एक तो ये नहीं, इस प्रकार से आप पहले ग्रहों को जज कर लीजिए कि ग्रह भाई कैसे फल देने वाले हैं, ग्रह कैसे फल देने वाले। इसमें से सारे नियम बराबर वेटेज के हैं। ये नहीं कि आपने केवल उच्च का देखा, आपने बहुत सारे ग्रह देखे उच्च के लेकिन अच्छा फल नहीं करते, या आपने नीच के ग्रह देखे लेकिन वो इतना बुरा फल नहीं करते। क्यों? केवल उच्च और नीच एक पॉइंट नहीं है ना, ये 10-11 पॉइंट है जो हमने बताया, और सारे 10-11 पॉइंट पर ही एनालिसिस होनी चाहिए, जी गुरुजी। अब फलादेश निकल के ठीक है। ठीक है, तो अब ये चीजें, अब ये बात बता रहे हैं हम आपको कि मान लीजिए कि दशमांश कुंडली का लग्नेश और दशमांश कुंडली का दशमेश इन 11 नियम के अनुसार कैसा है, अच्छा या बुरा है। इन 11 नियमों के अनुसार कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तब आप किसी के व्यावसायिक पद को तुरंत बता दें, तुरंत, यहाँ भाई इसका व्यावसायिक पद बहुत अच्छा चलेगा, इसका व्यावसायिक पद बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है जी गुरुजी। जी किसी का माइक ऑन होकर चीज कर रहा है, बंद करिए। जी गुरु जी, कोशिश का गाना बजा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं व्यावसायिक पद अच्छा होने के लिए जन्म कुंडली का दशम भाव क्या देखना है, नोट कर लीजिए। व्यावसायिक पद, व्यावसायिक मतलब बिजनेस मत समझ लीजिएगा, बिजनेस करे चाहे वो जॉब करे, दोनों के लिए बात लगेगी कि जॉब उसकी कैसी चलेगी, उसका व्यापार कैसा चलेगा। तो दशम भाव, जन्म कुंडली का दशम भाव शुभ होना चाहिए, दशम भाव और दशमेश शुभ होना चाहिए। और दशमांश कुंडली का लग्न भाव, लग्नेश और दशम और दशमेश दशमांश कुंडली में अच्छे होने चाहिए। यानी दशमांश कुंडली में आपको क्या देखना, दशमांश का लग्न देखना है, लग्नेश देखना है, दशमांश कुंडली का दशम भाव देखना है और दशमेश देखना है।
इन नियमों के अनुसार अच्छा होना चाहिए, जो मैंने नियम बताए, तब उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या, ये नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी लेकिन कम हो जाएगी। ठीक। अच्छा गुरुजी यहाँ पे शनि का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि तो काल पुरुष के हिसाब से 10वें घर का मालिक हो गया गुरुजी, वो भी लगाना पड़ेगा या नहीं? लगा के देख सकते हैं, वो तो आपने कर्म के अनुसार, वो कैसे कर्म करेगा वो तो उसके अनुसार है, लेकिन यहाँ पे तो इसी नियम के अनुसार आप देख लेंगे। ठीक। अब दशमेश अगर मान लीजिए शुभ स्थान में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अशुभ स्थान में है तो वो आय तो देते हैं लेकिन बड़ा स्ट्रगल कराने के बाद देते, बहुत कठिनाई से देते, रुक रुक कर देंगे, साल में 6 महीना कमाएगा, 4 महीने घर में बैठा रहेगा। अगर अशुभ स्थितियां आ गई तो, अशुभ स्थितियां कैसी आ गई अब समझ में आ गया आपको, ये मैंने नियम बताया उसके अनुसार, उसके अनुसार से। तो अगर वो अशुभ स्थितियां हैं तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए, सब चीज के लिए एक ही बात कही जाती है। इतनी सारी मैंने किताब पढ़ी, चाहे वो मतलब जैसी किताब हो, अच्छी हो बुरी हो, मतलब सब किताब अच्छी होती है, बुरी कोई किताब नहीं होती। मतलब चाहे वो अच्छे योग की बात कर रहे हैं, चाहे वो दुर्योग की बात कर रहे हैं, चाहे वो राजयोग की बात कर रहे हैं, चाहे वो विपरीत राजयोग की बात कर रहे हो, सब में एक ही बात कही जा रही है कि भाई आपकी जन्म कुंडली का लग्नेश अच्छा होना चाहिए। क्या कही जा रही है? जन्म कुंडली का लग्नेश अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली का लग्नेश अच्छा नहीं है, लगन भाव लग्नेश अच्छा नहीं है, ये सब चीजें एक तरफ, लगन भाव की चीजें एक तरफ, समझ नहीं बात गुरुजी? हाँ जी। जी गुरुजी, लेकिन जिनका गुरुजी लग्नेश शुक्र हो या बुध हो तो ज्यादा करके तो 90% में स्वस्थ रहेंगे। हाँ तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, प्रॉब्लम कहाँ नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो आएगी भाई, हम कहाँ कह रहे नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो पक्का आएगी। जी, जैसे मेरा ही लग्नेश अस्त है तो बहुत बड़ी समस्या है। लग्नेश अगर अस्त है तो समस्या तो देंगे, क्यों नहीं देंगे। ठीक है। इसलिए ये बोला गया, हमेशा क्या चीज है, हमेशा सब चीजों में सब पे भारी क्या है, सब पे भारी क्या है, शरीर भारी, लगन शरीर भारी है जी। लग्न भारी है भाई, सही बात है, लग्न भारी है। तो लग्न इनका अस्त है तो लग्ने से मजबूत करना चाहिए ना उनको, उनके राशि हिसाब से। भाई अब हमेशा हर व्यक्ति को अपना लग्नेश मजबूत करना चाहिए। हाँ जी सर। तो जब अस्त ही है तो गुरुजी कैसे मजबूत करेंगे? जब अस्त ही है तो कैसे मजबूत करेंगे तो फल करेंगे? सर ने बताया था ना, बता तो दिया है, जो उनके हिसाब से राशि के वायु राशि के हिसाब से उपाय करेंगे। वो तो समझ पा रहे हैं, वायु राशि में होगा। ओहो, नहीं है, मेरे कहने का मतलब अस्त है, मतलब जल चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, तो वह फिर भी फल करेंगे, मेरे कहने का भाव यह है। हाँ करेंगे, जागरूक होंगे ना। करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी ठीक है। जी हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, अब जैसे एक बार बताया भी होगा मैंने, अब जैसे मान लीजिए जो भी आपकी जन्म कुंडली, देखिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट केस में फंस गया तो उसमें क्या देखा जाएगा, लग्न मजबूत है कि नहीं है। लग्नेश मजबूत है भाई, कोर्ट केस से बाहर आ जाएगा, जीत जाएगा। कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो स्वस्थ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या देखना है, लग्नेश मजबूत है भाई, हो जाएगा। चलिए, कोई व्यक्ति बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, कर्जा उतार पाएगा, क्या देखा जाएगा, लग्नेश मजबूत है, चले भाई हो जाए। ठीक है। किसी से लड़ाई हुई, क्या होगा, जीतेगा कि हारेगा, लग्नेश मजबूत है कि नहीं है, जो मजबूत है जीत जाएगा। यानी आप हर चीज, छोटी से छोटी चीज अपने वो जॉब में या अपने प्रोफेशन में, अपने व्यापार में कितना सफल हो पाएगा, तो क्या देखा जाएगा, लग्नेश कितना मजबूत है।
जितना लग्न और लग्नेश मजबूत होगा उतना ही व्यक्ति को आगे वो बढ़ाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम ये पूजा करते हैं, हम वो पूजा करते हैं, हम फलना करते हैं, हम ढिमका करते हैं। आप कुछ करो चाहे ना करो, अपने लग्न और लग्नेश को देख, अपनी लग्न और लग्नेश को क्या कर लो, देख लो, ठीक है ना। और उसके अनुसार आप पूजा करो या उसके उपाय करो, जो मर्जी सो करो। कम से कम जो भी आपका ग्रह है लग्न का स्वामी लग्नेश, उसको तो आप उसी को डेली पूजा में उसी को डालना चाहिए। बाकी आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, या देवी पूजा कर रहे हैं, या कोई भी पूजा आप कर रहे हो, लेकिन अपने लग्नेश की पूजा, लग्नेश के कवच, लग्नेश का स्तोत्र, लग्नेश का बीज मंत्र, ये जरूर आप करते रहे, रोज करें, रोज ये पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जितने अब धीरे अभी नहीं, जब पता चला किसी का शनि है, अब लग्नेश की पूजा एक दिन क्या कहते हमारा लग्नेश मजबूत हो गया, शनि एक दिन से नहीं मानते, सालों पूजा करेंगे तो एक्टिवेट होते। क्योंकि जैसा जो ग्रह उस हिसाब से उसको चलेगा। अब चंद्रमा है, तुरंत पूजा करेंगे तुरंत फल मिलेगा, बृहस्पति भी दे देंगे, शुक्र भी दे देंगे, बुध भी दे देंगे। अब शनि इतनी जल्दी थोड़ी ना देंगे, शनि इतनी जल्दी थोड़ी ना देंगे, हाँ देंगे तो फिर अच्छा देंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने लग्नेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। मैंने आप लोग वीडियो भी शेयर किया था, उसमें क्या नाम है, ग्रहों का यंत्र बना हुआ, उनके नंबर है, नंबर भी आपको एक बार मैंने शेयर किया था ना, नहीं किया था, उनका नंबर। जी गुरु जी जी। हाँ, तो उसमें क्या करना है कि वो आप यंत्र बना लीजिए, कैसे बता देते हैं, उसको पहनिए भाई। वो अपने लग्नेश को जरूर मजबूत करिए। अगर आपने अपने लग्नेश को मजबूत नहीं किया है तो आप हर रोज समस्याओं से घिरे रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको समस्या नहीं आएगी, समस्या तो आएगी, लग्नेश सर अष्टम में हो जब भी जी, है क्या, अष्टम में लग्नेश स्थित हो जब भी मजबूत करे जी, तो क्या करें, कमजोर करेंगे क्या, वो तो ऐसे कमजोर है बेचारा। और अष्टम बर्बाद। यहाँ तो एक ही दिक्कत है, लोग मजबूत का मतलब समझते हैं कि उसका यंत्र, वो क्या नाम है, रत्न पहने। रत्न बड़ा सोच समझ के पहनना चाहिए भाई। मजबूत करने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, उसका रत्न पहन लेंगे, गुरु जी हिसाब से ये यंत्र पहन ले गुरु जी, है ना, क्या चीज, यंत्र का ताबीज बना के पहन ले गुरु जी। हाँ वो ठीक है, यंत्र पहन लीजिए, रुद्राक्ष पहन लिए, लेकिन पहनिए तब जब पृथ्वी तत्व राशि में हो, बताया तो है। जल राशि में दान दीजिए, दान तो ऐसे लग्नेश का थोड़ा कम ही दीजिए, दे सकते, दे भी सकते, बड़ी बात नहीं। उसमें जी मंत्र का जप होता है, वायु तत्व राशि में, मतलब बाकी जो भी करिए, लेकिन राशि को जरूर ध्यान दें। वायु तत्व राशि में मंत्रों का जाप करिए, बीज बंद करिए, ये करिए, आपको देखिए वहां प्रॉफिट मिलेगा, वहां पर आपके साथ प्रॉफिट फिर आए, ठीक है। तो ये सब चीजें जरूर करनी होगी, यानी कम से कम अपने लग्नेश को जरूर मजबूत करते चलिए। अगर आप लग्नेश मजबूत करेंगे तो आपकी सारी चीजों में दिक्कत कम हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी, पक्का आएगी, लेकिन वो दिक्कत से आप बाहर निकल जाएंगे, वो दिक्कत से आप क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर गुरु जी सबसे अचूक रामबाण तो ही हुआ गुरु जी, लग्नेश का जो भी बीज मंत्र वगैरह अपनी राशि के हिसाब से उनका उपाय करे जाओ। हवन करना हवन कर लो, या मतलब जो उच्चारण कर लो, जैसे भी आपने बताया। हाँ वो तो एकदम सबसे बढ़िया। नहीं, उसके यंत्र का भी मैंने एक दिन आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया था, मैं याद है, मिल गया हमारे पास पीडीएफ क्लास में शेयर कर दिया था वो। हाँ तो हम लोग को नहीं मिला है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा आप लोगों को, शेयर किया दिख रहा है गुरु, दिख रहा है। इसके अनुसार आपको ये काम कर लेना हो। अब यहाँ पर आप ये छोटा, इसको ग्रुप पे सेंड किया जा सकता है क्या गुरुजी? भेजा है गुरु जी ने। एक बार और फिर से गुरुजी, हमारे पास शायद हम नहीं मिल पाया हमें। हाँ गुरुजी, एक बार ग्रुप में भेजो, एक बार ग्रुप में और डालिएगा गुरुजी। ये यंत्र कैसे बनाना है, उसके साथ मुहूर्त शुक्ल पक्ष ग्रह में होरा में ही बनाए, नित्य कर्म से निपट शुद्ध होकर ही बनाए, यंत्र कुश अथवा कंबल के आसन पर बैठकर बनाए, यंत्र को जिस स्याही और कलम से लिखने को कहा गया उसी से लिखे, स्याही कलम के विषय में देखे,
सब दिया है। ध्यान रखें, स्याही के लिए गंगा जल प्रयोग में लाया। शिखर से तात्पर्य ये है, सभी यंत्र भोजपत्र पर ही लिखे। यंत्र लिखते समय यंत्रों में देवनागरी अंक प्रयोग में लाए। प्रत्येक अंक में प्रयुक्त देवनागरी वाले हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले ना प्रयोग करें। जी गुरुजी। तो छोटी संख्या पूर्व में और बड़ी संख्या बाद में एक क्रम से अंकित करें। ये देखिए, ये है जैसे यहाँ पर क्या है, सूर्य यंत्र देखिए सबका दिया हुआ है कि कौन सी, देखिए कलम स्याही कौन सी होनी चाहिए। सूर्य के लिए कलम अनार की, स्याही केसर की, चंद्रमा के लिए केसर या सुगंध रक्त चंदन केसर मिलाकर, ये सब यहाँ पर बताया गया। फिर इसमें जिस ग्रह का यंत्र को धारण करना है, उससे पहले उसी ग्रह के यंत्र द्वारा निर्धारित जप संख्या में अभिमंत्रित कर ले। ताबीज में भरकर गले में धारण करे या बाजू में पहने। ठीक है, अब देखिए जी गुरुजी। और ये क्या, सूर्य यंत्र ये बनाया गया। सूर्य यंत्र यहाँ पे गोल बनाया गया, तो आपको भी गोल ही बनाना है, ऐसे एक चंद्र यंत्र देखिए चंद्रमा जैसे नंबर दिए। मंगल यंत्र ये हो गया त्रिभुज, है ना। बुध यंत्र ये हो गया तीर धनुष समान। गुरु यंत्र ये हो गया, ऐसे बनाना। भाई बात अगर कहीं कर रहे हैं तो म्यूट करके बात करिए। गुरुजी क्या ये जो यंत्र हैं गुरुजी, ये जो लग्नेश के हिसाब से यंत्र बना सकते हैं गुरुजी, लेकिन अगर मान लो किसी ने जैसे मतलब कोई ग्रह कमजोर है तो उसका भी यंत्र पहन सकते हैं गुरुजी? आप पहन सकते हैं, लेकिन पता चले कमजोर ग्रह आपका 6ठे 8वें 12वें का, तब तो अच्छी बात है। और पता चले 6ठे 8वें 12वें को भी आप पढ़ा रहे तो समस्या भी झेलिए जी, तब तो थोड़ी ना पाएंगे। नहीं गुरुजी, अगर 6ठे 8वें 12वें नहीं है तो कहीं और बेटर कमजोर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नीच का है गुरु जी बढ़ा सकते हैं? के बारे में जो लिखा है केतु के बारे में आकृति, एक मिनट रुकिए। सूर्य गोल होना चाहिए, मंगल त्रिकोण, गुरु चौकोर, ये देखिए ऐसे बना भी हुआ जी गुरु है, बना हुआ। हाँ, हाँ गुरुजी, वो सब लिखा हुआ नीचे, पूरी हमने भेज दिया था। उन यंत्रों को बनाने और की राशि बताई गई है। अगले अध्याय में अगर उनकी चर्चा की गई। ये चीज यहाँ पर आप देखिए। हाँ गुरु जी, केतु के बारे में फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेष का कलर लाल है, वृषभ का सफेद है, मिथुन का तोतई हरा है, कर का चमकीला लाल है, सिंह का धुएं जैसा है, कन्या का क्रीम कलर है, तुला का जो चित्र विचित्र कवरा टाइप का है, वृश्चिक का काला है, धनु का सोने जैसा पीला है, मकर का हल्का पीला है, कुंभ का कबरा कलर है, ईद का भद्रुवर्ण है, चमकीला भूरा नेवले जैसा है नीम का कलर। अब जो जन्म लग्न की राशि के रंग वाली है, मतलब एक तो आप यंत्र बना लिए, ठीक है, अगर यंत्र नहीं पहन सकते हैं तो जो भी आपके जन्म लग्न की जो राशि है उसके अनुसार मैंने कलर बताया। जैसे मेष का लाल बताया, वृषभ का सफेद बताया, मिथुन का तो जैसे मैंने सारा बताया। तो जन्म लग्न की राशि का रंग वाली प्रतिमा बनाकर उस ग्रह की पूजा करें। मान लीजिए किसी का मकर शनि है, तो शनि क्या करे, शनि अब मान लीजिए उनकी मकर लग्न है तो शनि की आपने प्रतिमा ले ली लोहे की, लोहे का ना, शनि के लिए लोहा जरूरी है, और उसका कलर कैसा आपने कर दिया, हल्का पीला काला पीला, उनकी आप पूजा करते हैं, बाकी शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। बताते हैं कि जन्म लग्न की राशि के रंग वाली प्रतिमा बनाकर ग्रह पूजा करने से समस्त बाधाएं उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे इंद्र सेना राक्षसों को मार भगाती। समझ में आई बात? तो ये ध्यान देना आप गुरुजी। तो यानी कुल मिला के कहानी क्या है, कहानी एक ही है, क्या शरीर मजबूत करें। आपका लग्न कितना, आपका लग्न बलवान है, कितना आपका लग्न बलवान है। अगर आपकी लग्न कमजोर है तो आप क्या है, हर चीज में फंसते ही जाएंगे, फंसते ही जाएंगे, फंसते ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लग्न आपने बड़ी मजबूत है तो आप फंसे, मतलब कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप उस प्रॉब्लम से तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन उससे आप तुरंत निकल जाएंगे। ये जल्दी उसमें कम आपका नुकसान होगा। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आई। गुरुदेव, लग्नेश अष्टम में हो तो भी यंत्र धारण कर सकते हैं? अरे कौन बोला अष्टम? फिर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं भाई। कोई भी, चाहे रक्त धारण करना हो, चाहे यंत्र धारण करना हो, चाहे जो भी करना हो,
उसमें पृथ्वी तत्व राशि में अगर वो है तभी पहनिएगा। और रत्न में तो बड़ा स्पेशल है कि छठे 8वें 12वें में ना हो, नीच का ना हो। पूजा कर सकते हैं आप। पहले देखिए 8वें भाव में किस राशि में है वो आपके लग्नेश। जल तत्व में है। तो फिर जल तत्व में क्या इलाज है, क्या प्रवाहित बताएं? प्रवाहित जल में प्रभावित करें। प्रवाहित करिए उनकी चीजों को, प्रवाहित करिए, दान दीजिए उनकी चीजों को। नदी ना प्रवाहित कर सके उनकी चीजों को दान दीजिए। बाकी मंत्र जाप सूक्त क्या नाम है, स्तोत्र कवच, उनके नामों का जाप ये करते रहिए, सब लोग करिए, चाहे वो जिस तत्व में बैठे हो उस तत्व का भी एक उपाय कर लीजिए। लेकिन रत्न यंत्र ये सब सोच समझ के पहनिएगा। जब कोई भी चीज धारण करने वाली जो भी चीज है वो उसके लिए ज्यादा अच्छी होती है जहां पर पृथ्वी तत्व राशि में। लेकिन यंत्र धारण किया जा सकता है, यंत्र में इतनी समस्या नहीं आती, यंत्र धारण किया जा सकता है, ठीक है। यंत्र का ही पूछना था गुरुदेव। हाँ, यंत्र का धारण किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि 8वें भाव में बैठा है। अभी मैंने आपको दिखाया कि 8वां भाव सबसे अशुभ होता है, तो उनकी चीजों को तब न पहने, ठीक है, समझ में आ गया ना। 8वें भाव में अवॉइड करें तो वहां पर आपकी, लेकिन फिर भी लग्नेश का प्रभाव को जरूर बढ़ाना होता, तो आपको फिर सब चीजों से थोड़ी थोड़ी समस्याएं कम, मतलब समस्या कम नहीं होगी, लेकिन आप उनसे बच के निकल जाए, या वो चीजों पे आप क्षमता बढ़ जाएगी, क्या समस्या से जूझने की, लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप उस पर विजयी होंगे। जो बेचारे लोन के कर्ज के नीचे दबे जा रहे हैं, जो लोग कर्ज उनसे खत्म ही नहीं हो रहा है, तो भाई एक्चुअली क्या है, सब हमारा शरीर ही तो है, लग्न ही तो है, हम ही को तो विजय लेना है। तो हमें जिस चीज में अब पता चला कोई कंपटीशन दे रहा है, सक्सेस ही नहीं हो रहा है, उसके लग्नेश के प्रभाव को बढ़ाइए। तब किसी चीज का कंपटीशन और प्रतियोगिता है, ठीक है ना, या और भी सारी चीजें हैं उसमें, जॉब में उसको बड़ी कल प्रॉब्लम कर रहे हैं, लग्नेश के प्रभाव को बढ़ाए। तो यानी कुल मिला के लग्नेश आपका कैसा है ये भी डिसाइड करेगा कि आप अपने व्यावसायिक पथ में कितना आगे जा पाएंगे। और क्या होना चाहिए, धन योग भी होना चाहिए। धन योग क्या बताया हुआ, धन योग आप लोगों ने बताया, धन योग बताया है नहीं गुरु। दूसरे और 11वें भाव का संबंध आपकी केंद्र और त्रिकोण से हो। दूसरे और 11वें भाव का संबंध केंद्र और त्रिकोण से हो, छठे 8वें 12वें में ना हो, केंद्र या त्रिकोण के भाव में हो, कम से कम छठे 8वें 12वें में तो ना हो। दरिद्र योग के अपोजिट गुरु जी। हाँ, दरिद्र योग के अपोजिट। हाँ, दरिद्र योग के अपोजिट, सही बात। तो द्वेष आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, 10वें भाव से संबंध हो। इसी प्रकार से 11वें भाव का संबंध भी लगन भाव से हो, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें से संबंध हो। तो जितना ये धन योग ज्यादा आपको देखने को मिलेगा उतना जीवन में अच्छा। लेकिन अब मैं फिर बार बार यही बोल रहा हूं, लग्नेश कमजोर है, सारे धन योग, सारे राजयोग रखे रह जाएंगे, आपके काम नहीं आएंगे किसी। केवल और केवल राजयोग को, धन योग को या किसी भी प्रकार के योग को फलीभूत करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार केवल एक ही भाव और भावेश है। वो कौन है? लग्नेश। लग्न और लग्नेश। किसी भी कीमत पर लग्न और लग्नेश को मजबूत करना ही चाहिए। वही आपकी डेली पूजा होनी चाहिए। बाकी आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन उसके साथ ये और डाल दीजिए, ये और डालिए, आप फिर चीजों में कम फंस पाएंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ लोग काम ही करते हैं तो उनको नुकसान होने लगता है, उनका देखिए लग्नेश बड़ा कमजोर होगा। तो आपको मतलब आपका व्यावसायिक पथ, आपका जॉब का पथ कैसा होना है, उसके लिए जन्म कुंडली का 10वां भाव जितना शुभ होगा, दशमांश कुंडली का लग्न भाव, लग्नेश, 10वां भाव और दशमेश
कितना अच्छा है। और इन सब में सबसे ज्यादा भारी कौन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जन्म कुंडली का लग्नेश, कितना अच्छा है। ठीक है, और उसके अलावा आपकी कुंडली में धन योग बन जाए। अच्छा, जन्म कुंडली में धन योग बनने के साथ साथ अगर दशमांश कुंडली में भी धन योग बन रहा है तो और अच्छी बात होगी। जिस वर्ग कुंडली को आप देखना है उसमें धन योग होना चाहिए, दशमांश कुंडली में धन योग बने। धन योग समझ गए ना कैसे देखना है? जी गुरुजी। जी जी देखने के लिए क्या 11वें का संबंध हो, 6 और 12वें और 11वें का संबंध, दूसरा और 11वें का संबंध केंद्र या त्रिकोण भाव से हो तो हम लोग ये कहेंगे क्या, हम लोग ये कहेंगे कि वो चीजें मतलब धन योग बन रहा है। लेकिन धन योग बना और लग्नेश कमजोर है तो आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ? धन योग लग्नेश बना है, को मजबूत करें। आपका धन योग फलीभूत नहीं होगा। धन योग बना है लेकिन अगर क्या हो, लग्नेश कमजोर हो तो वो धन योग आपका पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? वो पूर्ण नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। गुरुजी वृषभ लग्न में शनि 11वें का स्वामी होके तो थर्ड भाव को लग्न को देख रहा है तो भी फलीभूत होगा। वृषभ लग्न में 11वें का स्वामी होगा, 11वें में शनि बैठा हुआ है, 10वें का स्वामी 11वें में है और तो थर्ड भाव को देख रहा है। हाँ तो देख रहा है, तो लग्नेश की स्थिति क्या है? लग्नेश तो अपने घर में बैठा हुआ है। कहाँ पर? उच्च के चंद्र में, लग्न में ही बैठा हुआ है शुक्र। लग्न कौन सी रखी? वृषभ लग्न है। और शुक्र कहाँ है? अपने ही घर में लग्न में बैठा हुआ है। उच्च के कैसे होगा? नहीं, चंद्र भी साथ में बैठे, सॉरी चंद्र भी साथ में बैठे स्वराशि में। शुक्र तो उच्च के मीन में होते हैं ना? नहीं मैं भूल गई, सॉरी। अब देखिए, अब वो जो मैंने 11 नियम बताया वो 11 नियम के अनुसार देखिए ना। शुक्र जी गुरु एक नियम तो कैसे बताया, एक नियम तो हो सकता काम ही ना करे। तो मैंने 11 नियम आपको दिए, उसमें देखिए पूरी बात है। कुंडली में देखिए, लग्न कुंडली में देखिए, उनकी डिग्री देखिए, उनका षडबल देखिए जी सर। उन 11 पे आप डिसीजन लीजिए ना, एक से क्या होगा, एक से कुछ नहीं होगा। जी सर, वही पूछ रही थी सर। एक सवाल और पूछना हमको। और दूसरी बात है कि अब एक मिनट रुकिए, यहाँ पे क्या नाम है, विमला धनेश आपके तो बुध हो गए। हाँ, और जो इधर एकादशेश कौन हो गया? एकादशेश आपके गुरु हो गए। गुरु भाई दोनों हुए ना, धनेश आपके बुध है और एकादशेश आपके गुरु। क्या गुरु और बुध का संबंध केंद्र या त्रिकोण से बना है या नहीं बना? ये देखिए ना, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बने हैं कि नहीं बने? नहीं बने। ये है धन योग। और अगर मान लीजिए बना और वो ग्रह जो है 11 नियम से कमजोर है तो धन योग कमजोर हो जाएगा। केवल यही नहीं देखना है कि भैया हमारे में धन योग बन गया। धन योग बनने के बाद जो मैंने 11 नियम बताए वो 11 नियम के अनुसार वह ग्रह कितना मजबूत है। बस अब दिमाग में आया। अभी 11 में गुरु 8 का स्वामी है, बरोबर है, 8 से संबंध बना है, बरोबर राइट। तो 11 में तो ये केवल द्वितीय, मतलब हम बोले कि कुंडली में धन योग बना है आपके, लेकिन वो 11 नियम के अनुसार कमजोर है तो धन योग काम नहीं करेगा, वो तो बेकार हो जाएगा। और हम कह रहे हैं जो ग्रह है वो बहुत मजबूत है लेकिन आपका लग्नेश कमजोर है तो भी काम नहीं करे। तो लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। राइट। ठीक है, बिना उसके काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप लोग को यही देखना होगा कि दसम भाव, जन्म कुंडली का दसम भाव जितना शुभ संबंध हो, जितना 11 नियम के अनुसार शुभ हो, दशमांश कुंडली का लग्न भाव लग्नेश, दसम भाव दशमेश जितना उन 11 नियम के अनुसार शुभ हो उतना अच्छा है।
इसके साथ साथ जन्म कुंडली में धन योग हो, लेकिन इन सब पे सबसे ऊपर कौन है? जन्म कुंडली का लग्नेश। ये बहुत मजबूत स्थिति में होना चाहिए। आप देखेंगे जिनकी जन्म कुंडली का लग्नेश कमजोर होता है वही लोग दर दर भटकते हैं, वही लोग मतलब या तो कमा अच्छा रहे होंगे, दसम भाव अच्छा है, लेकिन उनका खर्चे नहीं पूरा हो रहा होगा, या छोटी छोटी समस्याओं में फंसे रहते हैं। आज पता चला वो सैलरी उठाया उन्होंने 2 लाख रुपए उठाई, 1,99,000 रुपए का कर्जा दे डाले, लग्नेश देखिए कमजोर होगा। दसम भाव अच्छा होगा इसीलिए इतनी सैलरी उठा रहे, दूसरा बहुत धन योग बना होगा, लेकिन वो उनकी यूज में तो नहीं आया ना, अपने प्रयोग में तो नहीं ला पाए वो। सही बात। अपने प्रयोग में कहा ला, अपने प्रयोग में 2 लाख रुपए कमाने के बाद भी अपने प्रयोग में कितना ला रहे? 1,000 रुपए। 1,000। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहा है, उसका कोई कर्जा नहीं है, वो अपने योग में मतलब 5,000 का मैक्सिमम खर्चा होगा तो होगा 45,000 रुपए उसका बच रहा है। अब बताइए 50,000 कमाने वाले ज्यादा अच्छा व्यक्ति हुआ कि 2 लाख कमाने? 50 वाला। ऐसे तो देखा जाएगा नहीं, थोड़ा ना हम 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 9,99,000 रुपए का कर्जा दे रहे हैं, तो फिर भैया कमा कहा रहे हो तुम? आप देखिए उस व्यक्ति का लग्नेश कमजोर है, कमा रहा है, धन योग बना होगा, दशमेश अच्छा होगा, छठा भाव अच्छा होगा, अर्थ त्रिकोण अच्छे होंगे, बट लग्नेश कमजोर होगा, इसलिए वो अपने प्रयोग में वो चीजों को नहीं ला पाएगा, परेशान रहेगा, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी ये काम कर रहा है, कभी वो काम कर रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं। गुरुजी लग्नेश तो सूर्य हैं, लेकिन नक्षत्र स्वामी जो है वो मंगल हैं, तो नक्षत्र से देखेंगे तो उनको भी लग्नेश बोलेंगे? तो लग्नेश हमेशा लग्न भाव के स्वामी को देखा जाएगा, इतना कंफ्यूजन कहाँ से आता है? नहीं, जैसे सूर्य जो है पंचम राशि सूर्य है लग्नेश, 11वें भाव में बैठे हैं और खटबल में मजबूत हैं। देखिए 11 नियम लगाइए, एक नियम से हम क्या आंसर दें? 11 नियम लगा के खुद जजमेंट करिए। जी गुरुजी। 11 नियम जो मैंने देता उसमें खुद आप जजमेंट कर पाएंगे अच्छी तरह। अरे 1-2 घंटा लगाइए उसमें, तभी तो समझ में आएगा। 1-2 घंटा 10 मिनट में तुरंत आंसर आ जाएगा, तो अपने आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हम 1 या 2 नियम देखेंगे, 3 नियम देखेंगे, 11 थोड़ी ना देखने बैठे आप, लेकिन अपना 11 नियम से देखिए, अपने आप आपको समझ में आने लगे। एक बात पूछना था गुरुजी, जो नक्षत्रों के बारे में आपने बताया कि उग्र, सौम्य और तीक्ष्ण, यह तो एक प्रकार की चरित्र को दर्शा रहा है। जैसे जो भी राशि है, जैसे हमारे मान लीजिए लग्नेश, तो अगर उग्र राशि, उग्र नक्षत्र में जन्म है, राशि है वो, तो उग्रता का भाव होगा लग्न में। हमको हाँ, ये हमको समझना था आपसे, मैंने परिचय देता है चरित्र का, कुछ प्रकार के नक्षत्र वाला जो मैंने बताया, ये बहुत सारी चीजों को फलादेश करने में काम आता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का लग्नेश, अगर अपनी जन्म कुंडली के लग्नेश के नक्षत्र देखेंगे तो आपको ये स्वभाव में ये उग्रता या सौम्यता या तीक्ष्णता देखी जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली का सप्तमेश देखेंगे तो आपकी पत्नी में देखी जाएगी, और साथ में नवमास कुंडली का लग्नेश भी देखिएगा अपनी पत्नी के लिए जी। इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार के फलादेश करने में भी जो सौम्य नक्षत्र है, तीक्ष्ण नक्षत्र है और वो नक्षत्र काम आती है। अच्छा गुरु जी, प्रयोग है। एक और बात गुरु जी जानना चाहते हैं कि जैसे हम देखते हैं अधिकांशतः कि मूल नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है। हाँ ठीक है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि नहीं, उस पर वो प्रभाव नहीं है, लेकिन 99% में उग्रता का प्रभाव होता है, जिद्दी होता है। चंद्रमा की केवल नक्षत्र हुई ना, तो चंद्रमा की नक्षत्र हुई ना जी, तो बाकी उसके जन्म लग्न की नक्षत्र कौन सी होगी? और जन्म लग्नेश का नक्षत्र और जन्म लग्न का नक्षत्र देखेंगे जी जी, तो वो भी तो देखेंगे ना, आपको सबको मिलाकर कहना होगा। चंद्रमा अपने आप में कुछ बयान करता है। गुरुजी अगर लग्न का नक्षत्र मूल है तो व्यक्ति मूल नक्षत्र कब माना जाएगा? क्या? अगर किसी का लग्न का नक्षत्र मूल नक्षत्र है तो वो मूल नक्षत्र कब माना जाएगा व्यक्ति? नहीं, चंद्रमा से माना जाएगा। चंद्रमा का एक्चुअली नक्षत्र मतलब चंद्रमा से मतलब होता है, लेकिन अब तो यहाँ सारे ग्रहों का नक्षत्र देखा जाता है ना।
गंडमूल नक्षत्र जिनके बुध और केतु जिनके स्वामी होते हैं, जिन नक्षत्रों के, उनको गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। फूल, ज्येष्ठा, श्लेषा, मघा, रेवती। जी फूल, अपने ज्येष्ठा, माघा श्लेषा, मघा और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं। इनके स्वामी बुध और केतु है। इनको कुल मिला के गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। इनके जन्म होने पर प्राय अशुभ ही होता है, तो शांति का विधान है। अब जैसे मूल नक्षत्र का पहला चरण और अश्लेषा नक्षत्र का चौथा चरण अगर है तो पिता को कष्ट होगा। मूल नक्षत्र का द्वितीय चरण है या अश्लेषा का तृतीय चरण, माता को कष्ट होगा। मूल नक्षत्र का तृतीय चरण है, धन हानि होगी। और मूल नक्षत्र का चौथा चरण है तो धन लाभ होगा। इसीलिए मूल नक्षत्र का चौथा चरण हमेशा फायदेमंद जी। लेकिन ये सामान्य फल है, ये सामान्य फल है। गुरु जी वो उस दिन बोल रहे थे मंगल सभी लग्नों में देखना है मंगल, क्या जन्म लग्न में देखना का मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में। समझे नहीं है, मतलब आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? गुरुजी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मांगलिक व्यक्ति मांगलिक कैसे देखा जाएगा, क्या ये वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मांगलिक तो 1, 2, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो मांगलिक होगा। नहीं वो दूसरे लगन में भी देखना है, कुंडली में देखना है क्या? चंद्र कुंडली, आज चंद्र कुंडली में देखना है। शुक्र कुंडली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शुक्र जहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बैठे हैं, वहां से अगर 1, 2, 4, 7, 8, 12 में मंगल आते हैं तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक, प्रबल मांगलिक माना जाए। शुक्र, उसके बाद लग्न कुंडली, उसके बाद चंद्र। अच्छा गुरु जी एक और बात, अच्छा जैसे मान लीजिए कि मांगलिक कोई व्यक्ति मांगलिक है शुक्र से, हाँ, और मंगल जो हो सो सौम्य नक्षत्र में हो। हाँ तो हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मांगलिक कोई व्यक्ति है और अगर वो क्रूर या क्या नाम है तीक्ष्ण नक्षत्र में है मंगल, तब उसका मांगलिक दोष बड़ा प्रबल हो जाएगा। और भाव को भी मिला दीजिए, अगर 8वें भाव में या 12वें भाव में हो जाए तो बड़ा प्रबल मांगलिक ही होगा। लेकिन 100 में नक्षत्र में है तो मांगलिक थोड़ा कम होगा जी। उसके अंदर मंगल का दोष इतना अच्छा, इतना बुरा नहीं होगा। तो कर्क राशि का समय हो तो भी कम होता है। शुक्र से मांगलिक देखने के दूसरा भाव भी देखेंगे गुरु। हाँ, दूसरा भाव भी देखा जाता है। कुछ केरल ज्योतिष में दूसरे भाव को भी मांगलिक बोला गया, लेकिन दूसरा भाव पति की उम्र का होगा ना, या पत्नी की उम्र का होगा। 7वें से भाव से 8वां हो गया ना, 7वें भाव से क्या हो गया, 8वां हो गया जी। पुराना पद्धतियों में तुला राशि को भी देखते हैं ना गुरु जी मांगलिक के लिए? तुला राशि, हाँ तुला राशि तो इसलिए देख लेते ना क्योंकि वो कालपुरुष की कुंडली में 7वें भाव में। ये इस विषय में ना बीच में बहुत ये सब चर्चा चल रहा था ग्रुप में। अच्छा जी जी, हमने सबको लिखा था इस विषय में, तो बोलता है कि इसमें क्या क्या देखें। भाई जो है तो देखना पड़ेगा ना, सबको देखना ही पड़ेगा। और क्या क्या देखे, मतलब क्या होता है। किसी ने कमेंट किया था कि भाई नवग्रह का कुंडली बनाएंगे तो फिर तो शादी कर ही नहीं पाएंगे, मतलब ये फलादेश कर नहीं पाएंगे बोले। आप कहीं नहीं कर पाएंगे फलादेश, कैसे नहीं कर पाएंगे? लोगों ने कहा, मतलब हमारे भाइयों ने लिखा था, इसमें कमेंट आया था। मतलब तो मैंने बोल रहे हैं ना, हमने कहा कुंडली जो मांगलिक के विषय में चर्चा कर रहा था, तो देखो भाई तुला राशि से, पुराना पद्धति में तुला राशि भी लिखा गया है। तुला राशि से, शुक्र से, चंद्रमा से और लग्न कुंडली से मांगलिक का विचार करते हैं बोल के हमने लिखा था। हाँ, एकदम करते हैं। तो किसी भाई ने कहा इस प्रकार के अगर नवग्रह कुंडली बनाएंगे तो फिर शादी से नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल रहा था। तो ना करें, ज्यादा अच्छा है, वरना जीवन बर्बाद करने से तो बढ़िया है ना करें। सही है, भी बात सही है ना। इसे जीवन बर्बाद करने से तो बढ़िया, पता चला आपने एक दिन शादी कर ली और पूरे जीवन भर के लिए रो रहे, इससे बढ़िया ना करो भाई। और एक बात बता दें, नवमांश कुंडली का लग्न अगर आपका पीड़ित है तो उस व्यक्ति की चाहे जितनी कुंडली में ला लीजिए, उसको ना बर्बाद है पति या पत्नी मिलने वाला है। नवमांश कुंडली का लग्न लग्नेश किसी तरह से खराब, मतलब लग्न भाव में नीच के ग्रह आ गए, नवमांश कुंडली में नीच के ग्रह आ गए, नवमांश कुंडली का लग्नेश भी नीच का होके 6, 8वें 12वें में पहुंच गया। नवमांश कुंडली के लग्न में अशुभ ग्रह सूर्य,
मंगल, शनि, राहु, केतु का प्रभाव आ गया, तो चाहे जो कर ले उसको मिलेगा भाई। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए एक सलाह, ऐसे लोग शादी ना करें, वरना वो जीवन भर रोते रहे, कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम है। बहुत सही, बहुत जी सही गुरुजी। आपने गुरु जी भयंकर रिसर्च। गुरु जी, भयंकर रिसर्च नहीं है, सही बात है। गुरु जी, सही बात। गुरु जी, हाँ जी, मैंने भी 5-7 कुंडली देखा है गुरु जी, जिसका नवमांश कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित है ना, जो क्रूर ग्रह बैठे हैं, उसका तो जीवन बर्बाद ही है, हाय हाय करते रहेंगे। मैंने भी हाँ सप्तम भाव जिसका नवांश कुंडली का पीड़ित है, जिसमें क्रूर ग्रह बैठे हैं, उनका तो शादी, वैवाहिक जीवन में झगड़ा लड़ाई ये सब होता रहेगा। सब आम बात है उनके लिए, सब रोज का काम। हाँ, ये 2 दिन 4 दिन 8 दिन में होता रहेगा ये। बस ये महीने में मान के चलिए 20 दिन लड़ाई होगी, 10 दिन सर अगले जन्म का कर्मानुबंधन सर। हाँ तो भाई अब वो तो कोई क्या करेगा उसमें, कोई ज्योतिषी क्या करेगा और कोई क्या करेगा। इसका क्या है वो तो आपको मिलेगा ही फल, उसमें कौन संगतिक कर। इसका कोई उपाय नहीं है क्या गुरु जी? अब वही बात है कि जीवन भर पिछले जन्म में आपने कुकर्म किया, इधर आके उपाय मांग रहे। एक ऐसे आदमी था, पूछ रहा था कि जो है, मतलब हमने कहा भाई ये वाला इस वक्त बिजनेस ना करना, मतलब तुम्हारे लिए बिजनेस अच्छा नहीं है और समय तो बहुत खराब चल रहा है, लेकिन इसका कोई उपाय भी है कि हम लेकिन बिजनेस तो करेंगे, कोई उपाय बता दीजिए। हम कहे यही वाली बात हो गई कि हम साइनाइड खाएंगे, लेकिन कोई दवा बता दीजिए जिससे वो साइनाइड असर यही उपाय है कि बता रहे हैं कि काम ना करो, यही उपाय है इसका, यही उपाय इसका है, बाकी मर्जी, यही उपाय है इसका। तो सही समय पे सही काम करना चाहिए। शादी हो चुका है गुरु जी, जिसका शादी हो चुका है भाई जो है वो तो भोगेगा ही ना, उसमें आप न जिम्मेदार ना हम जिम्मेदार, न कोई जिम्मेदार, जिसकी जो नियत है। आप भगवान राम को भी वनवास काटना पड़ा, अब वो कहते हैं इसका उपाय बता दो हमें वो वनवास न काटना पड़े, तो भगवान नहीं बनते ना। तो वो बिना आपको अपने फलों का प्रायश्चित किए या अपने कुकर्मों का प्रायश्चित किए आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कह दो, कोई बोले कि इसका उपाय बता दीजिए, कह दो यही इसका उपाय है जो तुम भोग रहे हो, यही उपाय है। ये उपाय हमने नहीं दिए, ऊपर वाले ने दिए आपको, भगवान ने यही उपाय दिए, क्योंकि वो भोग रहा है ना, तो अपने प्रायश्चित कर रहा है ना, इससे बढ़िया कौन सा उपाय होगा मुझे बताइए। सर रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि मैं अभी इधर से ही उपाय कर लूंगा तो फिर मुझे जन्म वो भोगने के लिए लेना पड़ेगा, इसलिए यही भोग लूं, मुझे उपाय ही नहीं करना है। हाँ, मतलब जो आप पहले तो उपाय नहीं करना, पहले तो ये समझ लीजिए, एक लोग फालतू लोग, कुछ लोग होते हैं फालतू, मतलब वो जबरदस्ती उलझते रहते हैं, तो उनको पहले मना करना है। अब जीवन साथी, बच्चों का, मतलब ये बच्चों का सानिध्य, ये सब क्या है, यही तो आपके वो है उपाय, यही तो हो रहे हैं, तो आप भोग रहे हैं, यही उपाय है। लेकिन आदमी कहता नहीं, हम सपना देखेगा बड़ा बड़ा और अपनी कुंडली देखेगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए किसी आदमी के अंदर बहुत सारे गट्स हैं, बहुत सारी उसको विद्वान आदमी है, लेकिन वो जीवन में ऊपर नहीं उठ पाया, यही तो उसके उपाय थे। वो जीवन भर आत्मग्लानि से कुढ़ता रहे, मरता रहे, यही उसका उपाय था। जो समझ ही नहीं पाया कि इसका उपाय क्या, समझ में बात नहीं है। इसीलिए जब चीजों को, लग्न और लग्नेश को जब आप मजबूत करते हैं तो इन सब चीजों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, और बौद्धिक विकास बहुत जरूरी होता है कि आखिर मैं ये कुकर्म पा रहा हूं तो मेरे कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्म है और मुझे उसे हंसते हंसते बिताना होगा। जब मैं बिता लूंगा तो मेरा अगले जन्म में या जब भी आगे ठीक होगा। और अपनी तरफ से कोशिश ना करें कुछ गलत करने की।